हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं जो हमारे होम साइंस से रिलेटेड कुछ छोटे-छोटे बिंदु रह गए थे, जो कि हमारे किसी एक ब्रांच से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी के चलते हमने एसडीजी देखा था, साथ ही साथ हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में चर्चा किया था। हमने विश्व कपास दिवस के बारे में बात किया, इसी के साथ-साथ हमने विश्व खाद्य दिवस के बारे में भी चर्चा किया है। आज की जो आपकी क्लास है, इसमें हम कुछ टर्म को समझने वाले हैं, जो कि आपके फैशन से रिलेटेड हैं। अब सिर्फ इन्हीं टर्मों के बारे में नहीं समझने वाले हैं, कुछ और भी ऐसे बिंदु हैं जिनको हमें समझना है, जो कि आपने कई बार एग्ज़ामों में देखे भी हैं। तो जो आज की क्लास है, आज की क्लास में सबसे पहले हम टर्म को समझेंगे, जो कि आपके फैशन से रिलेटेड हैं और इन टर्मों को आपने सुना है, चाहे क्वेश्चन के माध्यम से सुना है या फिर वैसे ही हमने अपनी क्लास में चर्चा किया था। लेकिन आज हम प्रॉपर इन टर्मिनोलॉजी के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं टर्मिनोलॉजी, यानी कि टेक्सटाइल से आपके रिलेटेड है, जिसमें हम फैशन की टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। वैसे तो आपको पता ही है कि जो हमारे पहले ही हमने देखा था कि जो हमारे डिज़ाइनर होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, महिला डिज़ाइनर को क्या कहते हैं, पुरुष डिज़ाइनर को क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ये छापिएगा। चलिए बढ़ते हैं, हम जो टर्म यहाँ पर हमने लिए हैं वो क्या-क्या हैं। सबसे पहले हम समझेंगे फैशन को। फैशन, 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 फैशन क्या है, स्टाइल क्या है, छोटे-छोटे हमारे टर्म हैं, इनको हमें समझना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फैशन की। फैशन क्या है या फैशन होता क्या है? तो किसी एक समयावधि के दौरान सबसे अधिक प्रचलित शैली या फिर शैलियों को हम फैशन कहते हैं। फैशन क्या होता है? तो फैशन किसी एक समयावधि के दौरान सबसे अधिक प्रचलित शैली या फिर शैलियों को आप फैशन के नाम से जानते हैं। अच्छा, कभी-कभी हमारे दिमाग में आता है ना कि स्टाइल और फैशन कहीं एक तो नहीं? या आपने ऐसा सुना होगा लोगों को बोलते, बड़ा फैशन दिखाते हैं या बड़ा स्टाइल दिखाते हैं। मतलब ऐसे टर्म आप जनरली सुनते हैं। तो आज हम समझेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक? फैशन क्या है? तो जो एक समयावधि के दौरान सबसे अधिक प्रचलित जो शैली होती है, वही आपका फैशन कहलाता है। अब शैली क्या है? शैली को हम स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल क्या है? तो किसी परिधान अथवा सहायक सामग्री की विशेष दिखावटी और विशेषता को शैली कहते हैं। यानी कि जो कोई भी परिधान है, किसी भी परिधान अथवा सहायक सामग्री, अब परिधान ही नहीं, कोई भी सहायक सामग्री की विशेष दिखावटी और विशेषता को शैली कहते हैं, यानी कि हम स्टाइल कहते हैं। समय के अनुरूप फैशन में शैली बदलती रहती है, परंतु विशिष्ट शैलियाँ सदैव कायम रहती हैं। आपने देखा होगा ये समय-समय पर जो हमारी शैलियाँ होती हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो हमारी विशिष्ट शैलियाँ हैं, ये हमेशा रहती हैं, कायम ब जैसी हैं, मतलब बनी रहती हैं, ये गायब नहीं होती हैं। ठीक? ये आपने दूसरा टर्म समझा। एक आपने देखा फैशन और दूसरा आपने देखा स्टाइल। अब चलते हैं हम अपने तीसरे शब्द पर। तीसरा शब्द क्या है? ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट्स आपको देखकर याद आया होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। यानी कि ये जो 4 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 4 पॉइंट आप देखेंगे, ये चारों पॉइंट आपसे अलग-अलग तो पूछे ही गए हैं। मतलब फैट क्या है, क्लासिक क्या है और ये आपका स्टाइल क्या है,
फैशन क्या है, ये अलग-अलग तो पूछे ही जा चुके हैं आपसे। एक नहीं कई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इन चारों को एक साथ रख कर भी पूछा गया है। जैसे आपके नेट पे पूछा गया है मिलान करने के लिए। मतलब एक तरफ आपकी ये नाम दे दिए गए हैं, फैट क्या है, शैली क्या है, स्टाइल क्या है, यानी कि स्टाइल क्या है, फैशन क्या है, क्लासिक क्या है, और दूसरी तरफ इनसे रिलेटेड जो इनका अर्थ है, वो देकर आपसे पूछता है। तो इससे रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन किए हैं। फैट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं। अस्थायी फैशन या जिसे आप फैट्स कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य ऐसे फैशन से है जो बहुत ही कम समय के लिए प्रचलन में अति आते और चले जाते हैं। क्या करते हैं? अच्छा, आपने काफ़ी ऐसे कपड़े देखे होंगे या हम कह लें कोई भी चीज़, चाहे आप गले का ले लीजिए, कान का ले लीजिए या कोई आप हेयर स्टाइल ले लीजिए। ऐसे फैशन को कहते हैं मतलब जो बहुत कम समय के लिए होते हैं। या हम मान लेते हैं कोई ऐसा ड्रेस है जो कि बहुत कम समय के लिए आता है और चला जाता है, तो ये आपका फैड्स कहलाता है। यानी कि कोई भी ऐसा फैशन जो बहुत ही कम समय के लिए प्रचलन में होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? फैड्स कहते हैं। जैसे कि केवल किसी विशिष्ट मौसम के दौरान प्रचलित फैशन या इस प्रकार के फैशन के डिजाइन इतने प्रभावी नहीं होते हैं कि ग्राहकों को लंबे समय तक ये आकर्षित कर सकें। जैसे जैसे हॉट पैंट हो गया, बैगी पैंट हो गया, बेमेल बटन हो गई। एक एक बार जब नया-नया आता है, तो हर कोई सोचता है कि हम अपने कपड़ों में बेमेल बटन लगवाएँ, बेमेल बटन लगवाएँ। लेकिन होता क्या है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। इंसान इसको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं काफ़ी समय तक इसी चीज़ को नहीं पहन सकता है। तो ऐसा फैशन जो बहुत ही कम समय के लिए प्रचलन में होता है, वो आपका फैड्स कहलाता है। या आपसे पूछा गया है, इसी को हम अस्थायी फैशन के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा गया है, फैट क्या है? चिरकाल तक चलने वाला फैशन, बहुत कम समय के लिए जो फैशन आता है वो है। मतलब ऐसे ही ऑप्शन आपको दिया गया था, तो आपको उसमें क्या ध्यान रखना है कि फैट्स वो होते हैं या ऐसा अस्थायी फैशन जो बहुत कम समय के लिए प्रचलन में होता है, वही आपका फैट्स कहलाता है। ठीक? ये आपने देखा तीसरा टर्म। अब हम बात कर लेते हैं चौथे के बारे में। चौथा है आपका क्लासिक। अच्छा, क्लासिक से याद आया कि हमारे भारत में क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 हैं, ये हम सब जानते हैं। ज़रा आप उन 8 क्लासिकल डांस के नाम क्या यहाँ पर बता सकते हैं? अगर आपको याद हो तो हमने अपनी क्लास में चर्चा भी किया है। इन जो हमारे क्लासिकल डांस हैं, इनके साथ-साथ हमने कुछ फ़ोक डांस भी चर्चा किया था। तो एक बार आप मुझे बस वही आपके 8 जो क्लासिकल डांस है, मैं फ़ोक डांस की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा मैं आपसे क्लासिकल डांस की बात कर रही हूँ। एक बार आप अगर आपको 8 नहीं याद है, अच्छा, यहाँ पर मेरा आठों डांस से मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ नाम बता दें कथकली, मोहिनीअट्टम, कत्थक, ऐसा नहीं है। आपको बताना है प्रॉपर स्टेट के नाम के साथ में कि किस स्टेट का कौन-सा क्लासिकल डांस है, ठीक? अगर आपको 2 याद है, 4 याद है, 6 याद है, तब भी आप बता सकते हैं। मतलब जितना आपको याद है, आप बता सकते हैं, ठीक? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं क्लासिक होता क्या है? इसी को हम चिरकालिक बोलते हैं या क्लासिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसी को आप चिरकालिक या फिर क्लासिक के नाम से जानते हैं। क्लासिक का तात्पर्य ऐसी शैली से है जो कभी भी पूरी तरह से प्रचलन से बाहर नहीं होती है या फिर बहुत लंबे समय तक प्रचलन में लगभग बनी रहती है। मतलब ऐसा फैशन जो प्रचलन से बाहर नहीं होता है कभी भी प्रचलन से बाहर नहीं जाता है, उसी को हम क्लासिक
क्लासिक कहते हैं। अब चाहे वो आपका डांस हो जाए, चाहे आपका कोई परिधान हो जाए, तो ये हम क्लासिक जो होते हैं, क्लासिक उन्हीं को बोलते हैं। ऐसी शैली ऐसी शैली जो पूरी तरह से कभी भी प्रचलन से बाहर नहीं होती है, उसी को हम क्लासिक शैली के नाम से जानते हैं। ये लगभग बनी ही रहती है। चिरकालिक डिज़ाइन की सादगी ही उसकी विशेषता होती है। मतलब ये जो आपका क्लासिक होता है, इसकी ये क्लासिक डिज़ाइन की जो सादगी होती है, यही इसकी विशेषता होती है, जो इसे आसानी से हटाने या फिर पुराना नहीं होने देती है। उदाहरण के लिए आप देख लें तो ब्लेज़र हो गए, जैकेट हो गए, पोलो शर्ट हो गया, सूट हो गया, साड़ियाँ हो गई। अब हम कितने भी मॉडर्न हो जाएँ, क्या हमारे यहाँ से ये जो कह सकते हैं, ये जो साड़ियाँ हैं, ये जो सूट हैं, क्या ये एकदम से गायब हो सकते हैं? नहीं, हम इनको एकदम से ये गायब नहीं हो सकते हैं। हाँ, कुछ फ़ैशन आएँगे तो हम उनको भी लेंगे, लेकिन आप जब देखेंगे तो आपके अलमीरा में आपको साड़ियाँ मिलेंगी, सूट आपको मिलेंगे। हालाँकि जो पहनते हैं उनकी बात कर रहे हैं। आपको ये सब गायब होते नहीं दिखेंगे। बाकी जो तामा-झामा आपका आएगा वो जाएगा। लेकिन जो क्लासिक कपड़े हैं या जो क्लासिक डिज़ाइन हैं, वो नहीं जाएँगे। जैसे हमारे भारत में क्लासिकल डांस होते हैं, हमारे भारत के वैसे क्लासिक कपड़े भी होते हैं। तो ये लोग मतलब ये जो फ़ैशन होता है ये जाता नहीं है, ठीक? तो आपने 4 टर्म समझे हैं। एक सबसे पहले आपने फ़ैशन को समझा, दूसरा आपने स्टाइल को समझा, तीसरा आपने ये तीसरा आपने क्या देखा? तीसरा हमने क्या देखा? देख लेते हैं एक बार। तीसरा हमने देखा फैट्स क्या है और चौथा हमने क्लासिक की बात की, ठीक? ये 4 टर्म हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा-सा हम ये देख लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। सबसे पहले अगर आप ध्यान रखें, तो ये पूछा जा चुका है कि फ़ैशन क्या है? ये आपसे अलग से पूछा गया है कि फ़ैशन क्या है? तो ध्यान रखेंगे, किसी एक समयावधि में सबसे ज़्यादा प्रचलित शैली को हम फ़ैशन कहते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि ये फैट्स क्या हैं? फैट्स क्या हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसे हम अस्थायी फैशन के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ ये ऐसी शैली होती हैं जो कि कभी मतलब ये ज़्यादा दिनों तक प्रचलन में नहीं रहती हैं, बहुत जल्दी ये प्रचलन से बाहर हो जाती हैं, लोग इसे ज़्यादा दिनों तक अपनाते नहीं हैं। तीसरा जो हमने देखा वो था हमारा क्लासिक, ऐसा फैशन जो कि कभी भी प्रचलन से बाहर नहीं होता है, ये लंबे समय तक बना रहता है। ये तो आपने सिंगल-सिंगल देख लिया। ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए जाएँगे, ये चारों टर्म आपको दे दिए जाएँगे, कौन-सा सुमेलित नहीं है। यानी कि जैसे क्लासिक दे दिया गया आपको, लंबे समय तक प्रचलन, फैड दे दिया गया, कम समय तक प्रचलन में। ऐसे आपके चारों टर्म दे दिए जाते हैं और दूसरी तरफ आपको सुमेलित नहीं है में से एक छाँटना होता है या चारों दे दिया गया इनमें से कौन सुमेलित है या फिर एक और लाइन इसकी जो कह सकते हैं क्वेश्चन फ्रेम होता है एक और है कि आपको चारों दे देगा और ऊपर नीचे दे देगा और आपको बोलेगा कि मिलान करिए। तो मतलब जैसे आपको दे दिया गया क्लासिक, फिर आपको देखना है कि क्लासिक का अर्थ किधर दिख रहा है, ठीक? इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ से इन चारों से कम 7-8 क्वेश्चन और दसों बार पूछे जा चुके हैं। तो थोड़ा-सा आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ये तो हमारी पुरानी बातें हो गई, हमने इन सारी चीज़ों को समझ रखा था, बस हमने इनको ऐज़ ए नोट डाउन नहीं किया था। अब चलते हैं थोड़े-से अलग चीज़ पर। अलग का क्या मतलब है? अच्छा आप सभी ने एक चीज़ सुना होगा, क्या है? वो ये है कि अपशिष्ट प्रबंधन की 3 आर क्या हैं? बड़े पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देखिए, तो उसमें ये आपसे 3 आर और इसी के साथ-साथ 4 आर बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ से यही लाइन एक ध्यान रखेंगे तो यहाँ से आपको डेफ़िनेटली एक क्वेश्चन 1 नंबर मिलने वाले हैं। मतलब ये ऐसे ही आपको दे दिया जाता है अपशिष्ट प्रबंधन के 3 आर क्या हैं, जिसमें से आपको ध्यान रखना है रिड्यूस, रीयूज़
रिसाइकल। कौन है 3R? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। यही 3 शब्द आपको ध्यान रखने हैं। जैसे हम पढ़ते हैं पोस्टर में ABC, ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पोस्टर में जो ABC है उसका अर्थ क्या होता है। इसी के साथ साथ हम आज देखने वाले हैं कि जो अपशिष्ट प्रबंधन है इसमें 3R क्या है। तो सबसे पहले आप इन तीनों शब्दों को ध्यान रखेंगे। हम इनके अर्थ को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कह क्या रहे हैं। ठीक, जैसा कि आपने देखा कि अपशिष्ट प्रबंधन के 3R हैं। कौन है? रिड्यूस, दिमाग में इसे अच्छे से बैठा लीजिएगा। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक, अब इसकी हिंदी मत खोजिएगा, हालांकि नीचे हिंदी दी गई है, लेकिन मैं आपको फिर से कह रही हूँ हिंदी याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपको ऐसे हिंदी में दे दिया जाएगा। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ऐसे ही आपको दे दिया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिड्यूस का अर्थ क्या होता है। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, मतलब अपने द्वारा उत्पन्न कचरे की मात्रा को कम करने के लिए चीजों का सावधानीपूर्वक उपयोग करें। रिड्यूस का मतलब क्या है कि अपने द्वारा उत्पन्न कचरे की मात्रा को कम करने के लिए चीजों का सावधानीपूर्वक हमें उपयोग करना है। अब दूसरा आर क्या है? दूसरा है रीयूज। रीयूज क्या है? यानी कि पुनः उपयोग। हम सब जानते हैं रीयूज का अर्थ होता है पुनः उपयोग करना। उन चीजों का उपयोग करने के लिए, उन चीजों का उपयोग करने के नए तरीके खोजें जिन्हें अन्यथा फेंक दिया जाता है। उदाहरण के लिए आप ध्यान रख सकते हैं, आप भंडारण के लिए कांच के जार का उपयोग कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए पुराने तौलिया को काट सकते हैं, या पक्षियों के लिए दाना डालने के लिए प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब जो हमारे पास सामान है हमें उन्हें फेंकना नहीं है, उन्हें हमें कचरा नहीं बनाना है, उन्हें हमें रीयूज़ कर लेना है। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि हमारे घरों पर जो डिब्बे वगैरह होते हैं हम उनको फेंक देते हैं, प्लास्टिक की बॉटल हो गए हम उनको फेंक देते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं उन्हें ना फेंक कर, जैसे हम उनसे छोटे छोटे गमले बना सकते हैं उनमें छोटे पौधे लगाने के लिए, या कोई हम शो पीस बना सकते हैं, या फिर उसमें पानी रख दें ताकि पंछियाँ आकर उस पानी को पी लें। कपड़े जो हमारे पुराने हैं, ऐसे कपड़े जो जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, मतलब हम फेंके ना, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे घरों में आए दिन कितने डिब्बे आते रहते हैं, हम क्या करते हैं उनको फेंक देते हैं। तो हमें ऐसा करना है कि हम उन्हें फेंके ना, हम उनको रीयूज़ कर लें। ठीक, आपको पता है कि अब जैसे दिवाली आई है, तो ऐसे समय पे जो आपके छोटे घर में छोटे बच्चे-वच्चे होंगे, जो पुरानी बुक वगैरह होंगी, कहीं पड़ी होंगी, तो हम उनको फेंक देते हैं, यानी कि कबाड़ वाले को दे देते हैं। लेकिन हमें करना क्या है? हम उन पेपरों को यूज़ करके कुछ डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। जो हमारे घर पे बॉटल्स वगैरह हैं, हम उनसे कुछ डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं, या हम उन्हें किसी न किसी तरह से रीयूज़ कर लें, हमारा यही पर्पज़ होना चाहिए। और तीसरा जो आपका कह रहा है, तीसरा है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब क्या है कि पुरानी या बेकार वस्तुओं को नई और उपयोगी वस्तुओं में बदलना। अच्छा, जैसे अभी हमने रीयूज़ की बात बताई कि हम रीयूज़ कर सकते हैं, हम उसे दोबारा उपयोग कर सकते हैं, ठीक? लेकिन यहाँ पर जो रिसाइकल का मतलब ये है कि जैसे जो पुरानी चीज़ें हैं या बेकार चीज़ें हैं, उनसे हम नई चीज़ें बना लें, नए उपयोग की वस्तु बना लें। जैसा कि अभी हमने आपको एग्ज़ाम्पल दे दिया था, क्या जो हमारे पास बॉटल हैं हम उनसे क्या बना सकते हैं, जैसे पौधे-वौधे लगाने के लिए गमले बना सकते हैं। तो ये आपका रिसाइकल हो जाता है। या फिर उदाहरण के लिए हम जो आप प्लास्टिक के दूध के जो जग हैं, जगों को पुनर्चक्रित करके पिन या ये पिकनिक बेंच या फिर खेल के मैदान के उपकरण, या फिर कुछ भी हम ऐसा बना सकते हैं जो कि नया हो। कुछ ऐसा हम जो नया बना सकें, वही आपका रिसाइकल कहलाता है। ठीक? ये आपने देखा
अपशिष्ट प्रबंधन के 3R क्या थे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं चौथा जो है हमारा, यानी कि जो तीसरा पॉइंट है वो ये है अपशिष्ट प्रबंधन के 4R। 3R पर हमने चर्चा की, इसी में आपका एक R और ऐड हो जाएगा 4R। तो अपशिष्ट प्रबंधन के 4R क्या हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले आपको इन्हीं 4 शब्दों को ध्यान रखना है जो अपशिष्ट प्रबंधन के 4 आर हैं। क्या हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये 3 तो देखा, एक और ऐड कर देंगे हम, रिकवर। ठीक, अब इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिड्यूस करने का मतलब क्या है? रिड्यूस का मतलब हो गया कि कम खरीदारी करके और कम संसाधनों का उपयोग करके अपने द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा को सीमित करना। अब ये अलग से कुछ नहीं है, जो आपने 3R पढ़ा उसी 3R में एक R और अलग से आपको जोड़ना है बस, बाकी वो 3R वही हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप प्लास्टिक की खपत कम कर सकते हैं, कचरा कम होगा। प्लास्टिक की खपत कम करिए, जो आपके पॉलीथीन वाले बैग आते हैं इनका उपयोग कम करिए। सब्जी लेने जा रहे हैं आप, अपने थैले का उपयोग करिए। इस तरह से आप अपने जो कचरे हैं उनको कम कर सकते हैं। दूसरा है आपका रीयूज़। किसी वस्तु का, कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु का एक से अधिक बार उपयोग करें। उदाहरण के लिए आप खाली जार को खाद्य कंटेनर, पेंसिल होल्डर या फिर फूलों के गमले के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी आपके पास खाली जार पड़े हैं तो आप उनमें गुलदस्ते लगा सकते हैं, यानी कि फूलदान बना सकते हैं उसको। साथ ही साथ आप छोटे-छोटे गमले बना सकते हैं या बच्चों के लिए पेन रखने वाला पेन होल्डर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। कहने का मतलब हमें उसे रीयूज़ करना है, बार-बार उपयोग करना है उसका, ठीक? वहीं हम अब बात कर लें जो हमारा तीसरा है, रिसाइकल। मतलब अपशिष्ट उत्पादों को नई वस्तुओं में बदलना, जैसा कि अभी आपने पहले ही देखा था। अब इसमें एक और शब्द आ जाता है रिकवर का। क्या आ जाता है? रिकवर आ जाता है। किसी ऐसी सामग्री को संसाधन में परिवर्तित करके उसका मूल्य बढ़ाएँ, जिसे अन्यथा अपशिष्ट माना जाता है। मतलब रिकवर का कहने का क्या मतलब हो गया? किसी ऐसी सामग्री को संसाधन में परिवर्तित करके उसका मूल्य बढ़ाएँ, जिसे अन्यथा अपशिष्ट माना जाता है। मतलब आप, कहने का मतलब आपको कम से कम अपने घर से कचरा निकालना है। जैसे अभी दिवाली आई, आप सभी ने अपने घर की साफ-सफाई की ना? लेकिन आपने देखा होगा कचरा हमने बहुत निकाला अपने घरों से। तो हमें क्या करना है, इन 3 आर और 4 आर का उपयोग करके अपने जो कचरे हैं उसको कम करना है। जैसे हमने जब अपने घरों से, मान लेते हैं कि हमारे घरों से बॉटल बहुत निकली, बॉटल छोड़ दीजिए। ये मान लीजिए कप तो आए दिन टूटता रहता है, ठीक? ये जो कप है हमारे घरों में, इसकी कप तो पूरा नहीं टूटेगा, लेकिन जो इसकी हैंडल है जिसे हम पकड़ कर पीते हैं, ये टूट जाता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? अब कप तो बिल्कुल सही सलामत है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा उसपे लेस वगैरह लगाकर उसको हम, अगर थोड़ा बड़ा वाला कप है, कप की भी तो कई साइज़ आती हैं। कुछ कप बिल्कुल छोटे से होते हैं, कुछ बड़े से होते हैं, बिल्कुल ग्लास जैसे होते हैं, जिसमें हम चाय, कॉफ़ी जो भी पीना होता है तो पीते हैं। ऐसे बड़े कप हर किसी के घर में मिल जाते हैं। तो इसकी जो डंडी होती है टूट जाती है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको नया बना सकते हैं। जैसे उसकी डंडी को हम थोड़ा-सा घिस देंगे और चारों तरफ से चौड़ा वाला लैस लगा के उसको हम पेन बॉक्स बना सकते हैं। या थोड़ा-सा बड़ा है तो हम उसपे छोटे-छोटे, मतलब ऐसे क्या, उसको गुलदस्ते टाइप का बना सकते हैं। तो उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, फेंकने की आवश्यकता नहीं है। या जैसे मान लेते हैं हमारे घरों पर गत्ते पड़े हैं, बड़े गत्ते हैं, तो उसको हम थोड़ा-सा उसपे ये कवर-ववर लगा के, मतलब चाहे कपड़े का कवर लगा दें या मार्केट से जो कहते हैं गिफ्ट पर लगाने वाली जो पॉलीथीन आती है चमकीली वाली, या कागज़ की भी आती है, तो इन सब का उपयोग करके हम उसको बना कर रख सकते हैं।
मतलब हमें कचरे को कम करना है। कुल मिलाकर हमारा पर्पज़ यही होना चाहिए कि हम चीज़ों को कम से कम कचरा बनाएँ, उसका हम जैसे भी हो उपयोग कर लें, उपभोग कर लें, ठीक? तो ये आपने समझा, यही हम अगर चौथे को समझे, अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है, थोड़ा-सा ज़ूम हो गया, छोटा करना पड़ेगा, ठीक? अगर हम कभी भी हमसे पूछा जाता है कि अपशिष्ट प्रबंधन के 3 आर कौन से हैं? तो आप ध्यान रखेंगे 3 आर में आपका क्या-क्या आता है? 3 आर में आपका आएगा, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर। यानी कि जब 3 आर पूछा जाएगा तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ध्यान रखिएगा, अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है आप 3 आर बताइए तो आप इनमें से कोई भी 3 आर बता दें। नहीं, जब आपसे पूछा जाएगा कि 3 आर कौन से हैं तो नाम आप लेंगे रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल का। अगर 4 आर पूछा गया है तब इसमें आप रिकवर को भी ऐड कर देंगे, ठीक? कौन सा है? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल और रिकवर। यही आपके 4 आर हैं और रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल ये आपके 3 आर हैं। आई होप कि आपको 3 आर और 4 आर समझ में आ गया होगा, ठीक? चलिए, अब ऐसे ही हम एक और समझते हैं, वो क्या है? वो है द 4 सीएस ऑफ सी ऑफ मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग के 4 सी क्या हैं? मार्केटिंग के 4 सी क्या हैं? देखिए, ये यहाँ तो हमने 3-4 लिखे हैं। अब ऐसे-ऐसे आपके काफ़ी बन रहे हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपको अगर ये चीज़ें नहीं याद हैं या नहीं पता है, तो उन्हें नोट डाउन करते हुए चला करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको बीच-बीच में मिलती रहेंगी। ठीक? तो आज हम समझेंगे 4 सीएस के बारे में। सी के बारे में, यस नहीं, 4 सी के बारे में। अभी तक आपने 3 आर और 4 आर के बारे में समझा। अब हम देखेंगे 4 सी क्या है, ठीक? तो ये जो आपका 4 सी ऑफ मार्केटिंग है, एक ग्राहक उन्मुख मॉडल है जो व्यवसायों को ग्राहक के नज़रिए से उनके उत्पादन के बारे में सोचने में मदद करते हैं। अब ये 4 सी हैं कौन-कौन से? ज़रा एक बार हम समझते हैं। तो पहले सी का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है। हमें चारों सी एक बार एक साथ लिखने चाहिए थे, बट कोई नहीं, हम देखेंगे तो चारों। सबसे पहला है कंज़्यूमर। कंज़्यूमर मतलब ग्राहक, ठीक? अपने लक्षित ग्राहकों की ज़रूरतों और इच्छाओं को समझें। आप शोध करके ग्राहक प्रोफ़ाइल बनाकर और सोशल मीडिया पर निगरानी रखकर ऐसा कर सकते हैं। सबसे 4 सी मार्केटिंग में पहले सी का अर्थ होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब ग्राहक। अब इसका क्या होता है? जो ग्राहक का मतलब अपने लक्षित समूहों की ज़रूरतों और इच्छाओं को समझें। आप शोध करके ग्राहक प्रोफाइल बनाकर और सोशल मीडिया पर निगरानी रखकर ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये जो आप 3 आर, 4 आर, 7 आर जो भी देखेंगे, इसमें बस यही सी और यस के जो सी और यस हैं, इनको ध्यान रखना है। इसके बीच का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जब हम चीज़ों को समझे रहेंगे तो हमें याद रहेगा। जैसे आपने अभी समझ लिया कि जो आपके अपशिष्ट प्रबंधन में 4 आर हैं और 3 आर हैं, इनका अर्थ क्या-क्या है? डेफ़िनेटली आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप कर लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ़ हम यही रट लेते कि 4 आर क्या हैं और 3 आर क्या हैं, तो निश्चित रूप से हमें भूलने की संभावना हो जाती है, ठीक? तो हम पहला क्या देखें, पहला सी क्या है? कंज़्यूमर है। दूसरा सी हमारा क्या है? कॉस्ट, यानी कि लागत क्या है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। कॉस्ट क्या है हमारा? तो खर्च, कीमत और मुनाफे सहित खरीदार के दृष्टिकोण से लागत पर विचार करें। क्या करें? खर्च, कीमत, मुनाफे सहित खरीदार के दृष्टिकोण से लागत पर विचार करें। लागत एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीधे निवेश पर लाभ को प्रभावित करता है। ठीक?
क्या करता है? जो लागत एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो सीधे निवेश पर लाभ को प्रभावित करते हैं। तो दूसरा सी आपने क्या देखा? कॉस्ट देखा। चलते हैं अब हम तीसरे सी की बात करते हैं, जो कि है आपका कन्वीनियंस, जिसे हम कहते हैं सुविधा। तो ग्राहकों के लिए अपना उत्पाद खरीदना आसान बनाएं। मतलब आपको कन्वीनियंस में क्या करना है? ग्राहकों के लिए अपना उत्पाद खरीदना आसान बनाएं। इसमें स्टोर के समय की जानकारी देना, आपके ऑनलाइन स्टोर को नेविगेट करना आसान बनाना तथा यह सुनिश्चित करना शामिल है कि ग्राहकों को जानकारी मिल सके और या उनके प्रश्नों के उत्तर के लिए कोई सहयोग उपलब्ध हो। कहने का मतलब अच्छा, आप सभी ने देखा होगा, जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसपे एक लेबल लगा होता है और लेबलिंग के बारे में आप सभी ने पढ़ रखा है कि लेबल में क्या-क्या होना चाहिए। मतलब इसमें हम जो हमारा सामान है उसको कितने समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन स्टोर को नेविगेट करना आसान बनाएँ। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना कि उन लोगों को जो हम ग्राहक हैं, यानी कि जो हमारा कंज़्यूमर है, उसको जानकारी मिल सके। आप जब लेबल लगाते हैं तो उस पर कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर वग़ैरह रहता है ना, जैसे आप जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसपे आप देखेंगे आपको वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया रहता है, कस्टमर केयर नंबर भी दिया रहता है। मतलब एक एड्रेस होता है, एड्रेस के साथ में आपको ये नंबर भी दिया रहता है। नंबर में आप उस पे कॉल करके या जो भी जानकारी है आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो आपका लेबल लगा होता है वो लगा होना चाहिए, जिससे जो हमारा ग्राहक है उसे किसी भी तरह की असुविधा ना हो। अच्छा, आप सभी ने लेबलिंग का चैप्टर पढ़ा था ना? लेबलिंग का टॉपिक हमने देखा था। एक लेबल में क्या-क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, जो एक अच्छा लेबल लगा होता है, उसमें सबसे पहले तो जो हमारे ये जो हमारा सामान रहता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कम से कम उसका वज़न कितना है। बैच नंबर उस पे एक पड़ता है, वो एलआईसी नंबर भी होता है आपका, वो होना चाहिए, लोगो होना चाहिए, साथ ही साथ ये कब पैक हुआ, ये होना चाहिए, एमआरपी होनी चाहिए, ये मैन्युफैक्चर कब हुआ है, इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको ये मैन्युफैक्चर कहाँ किया गया है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाना चाहिए। एक्सपायरी डेट दिया जाना चाहिए, जैसा कि आपको ये पता है, ये जो आपने अभी लाइन पढ़ी कि स्टोर के समय की जानकारी होनी चाहिए। स्टोर की जानकारी मतलब कि ये कब तक हम इसको उपयोग कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तीसरा सी क्या देखा आपने? कन्वीनियंस। चौथा है हमारा संचार यानी कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? तो ये भी आपके 4 सी मार्केटिंग में आता है। प्रभावी ढंग से संवाद करके अपने लक्षित दर्शकों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करें। अच्छा, आपने देखा होगा ना कि जैसे जो दुकानदार होते हैं वो ग्राहक से कितना अच्छा बोलते हैं, मतलब उनका अपने ग्राहक के प्रति कितना मधुर व्यवहार होता है। एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेटर होना चाहिए जो दुकान को चला रहा है, अपने ग्राहकों से उसकी बातों को समझ सके, उससे अच्छे से उसके संबंध मजबूत बने रहें, ऐसा उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। ग्राहक अक्सर उन कंपनियों के साथ अधिक मजबूत जुड़ाव महसूस करते हैं, जो उनके साथ जुड़ती हैं। आपको भी पता है कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो कितनी दुकानें हैं। क्या आप हर दुकान पर बदल-बदल के जाते हैं? नहीं। हमारे कुछ ऐसे दुकान फ़िक्स होते हैं जहाँ से हम हमेशा, चाहे वो आपका राशन का सामान हो उठाते हैं, कपड़े उठाते हों या फिर ज्वेलरी वग़ैरह हो या कोई भी कॉस्मेटिक सामान हो, तो हम क्या करते हैं वहीं से लेते हैं जहाँ पे हमारा विश्वास होता है या जिस दुकान से या जिस कंपनी से हम जुड़े होते हैं। कंपनियाँ 1-2 नहीं हैं। आप किसी भी चीज़ की
दुकान पर जाएँगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ मिल जाएँगी। लेकिन क्या आप सारी कंपनियों से ले लेते हैं? नहीं। तो ग्राहक अक्सर उन कंपनियों के साथ अधिक मजबूत जुड़ाव महसूस करते हैं, जो उनके साथ जुड़ी हैं। आप आप सोशल मीडिया पर उपभोक्ताओं से संवाद कर सकते हैं और उनकी प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मतलब आप ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके जो भी प्रतिक्रिया हैं, उन पर जो भी वाद-विवाद हैं, उनसे हम कर सकते हैं। तो ये हमारा 4 सी ऑफ मार्केटिंग था, जिसको हमने समझा। 4 सी ऑफ मार्केटिंग में आपने सबसे पहले क्या देखा? आपने सबसे पहले देखा कंज़्यूमर। कंज़्यूमर के बारे में समझा आपने, कॉस्ट के बारे में समझा आपने, फिर आपने क्या कन्वीनियंस के बारे में समझा आपने, उसी के साथ-साथ लास्ट में आपने कम्युनिकेशन के बारे में समझा। ये हमारे 4 सी ऑफ मार्केटिंग थे। उससे पहले हमने 4 आर ऑफ क्या देखा था? ये ये देखा था हमने। हमने अपशिष्ट प्रबंधन के 4 आर देखे थे, जिसमें आपका रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल और रिकवर था। अगर 3 आर पूछेगा तो हम रिकवर को हटा देंगे और अगर 4 आर पूछेगा तो हम इन चारों को ऐड कर लेंगे, ठीक? इसी के साथ-साथ हमने और क्या देखा? इसी के साथ-साथ हमने कह सकते हैं फैशन टर्मिनोलॉजी से कुछ टर्म को समझे, जिसमें आपका फैशन था। फैशन क्या था? तो किसी एक समयावधि के दौरान सबसे अधिक प्रचलित शैली या शैलियों को फैशन कहते हैं। स्टाइल क्या था? तो किसी परिधान या फिर सहायक सामग्री की जो विशेष दिखावट या विशेषता है, उसी को हम शैली कहते हैं। इसी में हमने देखा फैड क्या है? तो जो बहुत कम समय के लिए प्रचलन में आता है, फैड्स होता है। वहीं हमने क्लासिक की बात की, तो ऐसा फैशन जो कभी भी प्रचलन से बाहर नहीं होता है, फैड्स सॉरी क्लासिक कहलाता है, ठीक? तो ये हमने समझा अपने आज क्या फैशन के कुछ टर्म को समझा, 3 आर, 4 आर को समझा, 3 सी ऑफ मार्केटिंग को समझा, ठीक? तो विपणन के 4 सी हमने समझा, ठीक? तो ये 3 से 4 पॉइंट आज हमने नए-नए देखे। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कहीं न कहीं इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक? तो आज के लिए बस यही इतना रखेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक करिएगा। बाकी 2 दिन की आपकी अब छुट्टी रहेगी। कल तो दीपावली है, तो आप सब भी बिज़ी रहेंगे, तो थोड़ा-सा कल के लिए टाइम निकालना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। और आप भी कल दीपावली में बिज़ी रहेंगे, तो कल आप भी क्लास नहीं ले पाएँगे और परसों भी हमारी छुट्टी ही रहेगी, ठीक? तो परसों भी आप क्या पूजा-वूजा होता है, परसों भी आप पूजा वगैरह करेंगे, कल भी आप दिवाली मनाएँगे और फिर हम मिलेंगे अब फ्राइडे को, ठीक? कल नहीं, फ्राइडे नहीं, अब हम मिलेंगे सैटरडे। तो सैटरडे को हम क्या करेंगे, हम कुछ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर जैसे कि हमारे स्टेट के नहीं, यूपी के नहीं, जो अभी कुछ समय पहले यानी कि जुलाई में शायद कितने जुलाई को याद नहीं है डेट, एक आपका एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान में असिस्टेंस प्रोफ़ेसर का, तो उसके क्वेश्चन पेपर कुछ हैं ऐसे जो कि मुझे लगता है कि डिस्कस करना ज़रूरी है। तो हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन आपको बता दे रही हूँ कि मंडे से हम स्टार्ट करेंगे होम मैनेजमेंट को, ठीक? तो जो हमारा सैटरडे और संडे को क्लास होगा वो प्रैक्टिस का क्लास होगा। क्लास मिस मत करिएगा। और कल है दीपावली, तो आप सभी को एडवांस में ही हैप्पी दीपावली। खुश रहिए, दीपों से आपका जीवन और घर दोनों ही जगमगाता रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में, तब तक आप सभी अच्छे से दिवाली एन्जॉय करिएगा। थोड़ी-सी सावधानी के साथ, घर में बच्चे भी हैं तो उनको भी थोड़ा-सा सावधान रखिएगा। थोड़ा-सा अगर पटाखों वगैरह से थोड़ी-सी दूरी बनाकर रखेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ एडवांस में ही, ठीक? हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।